Good morning everyone, this is Badal Verma and welcome back to my educational YouTube channel IAS Point. I hope you are very well. So today we will discuss about nationalism in India यानी कि भारत में राष्ट्रवाद। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग NCERT कक्षा 10 इतिहास की पुस्तक का तीसरा चैप्टर कवर कर रहे हैं जो कि भारत में राष्ट्रवाद के बारे में है। तो इसमें अभी तक हम लोगों ने अपने दो पार्ट्स को कवर कर लिया है, जिसमें अभी तक हमने कई सारे आंदोलनों के बारे में देखा और महात्मा गांधी से जुड़े एक तरीके से जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से एक तरीके से 1915 में भारत आए थे, तो भारत आने के बाद भारतीयों को किस तरीके से उन्होंने आज़ाद कराने के लिए तरह तरह के आंदोलनों को भारत में चलाया। तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। तो सविनय अवज्ञा की ओर से, तो देखिए अवज्ञा का मतलब होता है एक तरीके से किसी कानून को तोड़ना या किसी चीज को तोड़ना। तो सविनय अवज्ञा की ओर से देखते हैं इसमें क्या समझाने की कोशिश की गई है। तो जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने क्या किया था कि जो असहयोग आंदोलन था वो वापस ले लिया था और उनको लगता था कि जो आंदोलन है वो हिंसक हो जाएगा और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। क्या प्रशिक्षण की जरूरत है कि उन्हें आंदोलन करने से पहले आंदोलन के लिए एक तरीके से पढ़ाना सिखाना और क्या किस तरीके से आंदोलन को करना है, ये सभी बातें बताना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। तो कांग्रेस के कुछ नेता ने इस तरह के जन संघर्षों से थक चुके थे। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। तो उन्होंने क्यों किया कि वो ब्रिटिश के बहुत सारे ने कहा कि अगर हमें ब्रिटिश का विरोध करना है तो प्रांतीय परिषदों में चुनाव में हिस्सा लेना होगा। तो इसके लिए CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर साल 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किया और साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू ने और सुभाष चंद्र बोस ने इस पार्टी में साथ नहीं दिया क्योंकि वह आंदोलन के मदद से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। तो आपके लिए इसमें क्वेश्चन भी है कि मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के बीच क्या संबंध है। तो आप ये क्वेश्चंस का आंसर जो है एक तरीके से आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसी के साथ अब हम देखते हैं कि 1926 से लेकर 1930 तक जो है आप लोगों को पता ही होगा कि आर्थिक मंदी जो है वो आ गई थी। तो इसमें पहला कारक था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। तो आर्थिक मंदी का मतलब होता है कि इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन की जो वस्तुओं की कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। तो जैसा मैं आपको एक घटना भी बता देता हूँ जो कि हाल ही में चल भी रही है लोगों के साथ और देश विदेश में भी इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। जैसे कि कोविड-19 एक महामारी जिसके कारण जो है आर्थिक मंदी इतनी ज़्यादा आई है कि जिसका अनुमान भी कोई नहीं लगा सकता। बट हालांकि वो एक अलग ही तरीके की आर्थिक मंदी थी जो साल 1930 में आई थी। उसने सभी देशों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। तो पहले हुआ क्या कि साल 1926 में जो कृषि का उत्पादन है उसकी कीमतों की जो दर है वो गिरने लगी थी और उसी के साथ साल 1930 में पूरी तरह से वो धराशायी हो गई थी। तो हमने आपको ये पढ़ाया भी था कि साल 1930 में हुआ क्या था कि एक तरीके से आर्थिक मंदी आई थी। आर्थिक मंदी के कारण लोगों को क्या हुआ था, एक तरीके से $1 की कीमत भी कई लाखों के बराबर हो चुकी थी। ठीक है ना। तो यानी कि पैसे लोग एक तरीके से ब्रेड का अगर पैकेट खरीदने के लिए जाते थे तो आर्थिक मंदी इतनी ज़्यादा थी कि उनको बैग भर के पैसे लेकर जाने होते थे, तब वो एक तरीके से उस ब्रेड की कीमत चुका पाते थे। ठीक है। तो कृषि उत्पादनों की मांग गिरी उस समय और निर्यात जो है वो कम होने लगा और किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा था उस समय। तो उस समय क्यों कर पड़ने लगा था? क्योंकि पैसे उनके पास नहीं होते थे। तो गरीबी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि सरकार ने भी एक तरीके से कर में कोई कमी नहीं की थी। तो गरीबी इसलिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और गरीबी को एक तरीके से इसलिए भी ज़्यादा फील किया जा रहा था क्योंकि कर जो है सरकार भी उसमें कोई किफ़ायत नहीं कर रही थी। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही थी उस चीज़ों को लेकर। ठीक है। तो
इसी में साल 1928 में एक तरीके से साइमन कमीशन भारत पहुंचा, तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारों से किया गया। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया और इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड एरविन ने अक्टूबर 1929 यानी कि 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का गोलमोल या ऐलान कर लिया। उन्होंने इस बारे में कोई एक तरीके से समय सीमा नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन जो है आयोजित किया जाएगा। और इस प्रभाव के लिए कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खोमा आक्रमण तेवर अपनाने लगा और उदारवादी और मध्य मार्गी नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे का प्रभाव जो है वो घटता जा रहा था। उसी साल हुआ क्या कि दिसंबर 1929 में यानी कि 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो है वो पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। उस उत्सव की ओर बहुत कम ही लोगों ने ध्यान दिया और उस स्वतंत्रता में उस अमूर्त विचार को रोजमर्रा जिंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी का कोई और रास्ता ढूंढना था उस चीज को लेकर के। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि साइमन कमीशन। तो देखिए, तो साइमन कमीशन आखिर था क्या? तो देखिए, तो ब्रिटेन की नई सरकार ने राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में एक वैधानिक आयोग का गठन किया जिसका क्या नाम था, एक तरीके से साइमन कमीशन। तो इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देना था। हालांकि ये भारतीयों के एक तरीके से काफी ज्यादा फायदे में था, परंतु जो भारतीय थे वो एक ही चीज जानते थे, स्वराज। वो चाहते थे एक तरीके से पूर्ण स्वतंत्रता। तो इस आयोग ने भी एक भारतीय सदस्य नहीं थे सारे, और यह कमीशन स्वराज की ओर कोई संकेत भी नहीं करता था, परंतु भारतीय का लक्ष्य क्या था, पूर्ण स्वराज। तो एक कारण ये भी था इस पर भरोसा न करने का कि साइमन कमीशन में जितने भी एक तरीके से लोग थे वो कौन थे, वो ब्रिटिशर थे। तो इसलिए भारतीयों को उन पर एक तरीके से विश्वास भी नहीं हुआ। तो इसलिए भारतीयों ने इस कमीशन का विरोध किया, इसलिए कहा कि साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक। तो इस तरीके के जो नारे थे उस समय लगाए गए थे। ये कब लगाए गए थे? जब ये साइमन कमीशन जो है भारत आया था। ऑलराइट, तो देखिए इस चित्र के माध्यम से भी हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इलाहाबाद में कांग्रेस के नेताओं की बैठक जो कि साल 1931 में हुई थी। तो महात्मा गांधी के अलावा इस चित्र में आप सरदार वल्लभ भाई पटेल और सबसे बाएं में जवाहरलाल नेहरू और सबसे दाएं में सुभाष चंद्र बोस और 22 से 5वें स्थान को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस चित्र के माध्यम से सभी की जो है 1931 की बैठक को दर्शाया गया है। ऑलराइट, आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। और अब हम बात करते हैं नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। तो देखिए, तो पहले हम साइमन कमीशन को कंप्लीट थोड़ा कर लेते हैं। तो देखिए, तो साल 1928 में हुआ क्या कि जो ये कमीशन भारत आया था तो भारतीय इसका विरोध के नारे लगाने लगे और साइमन कमीशन वापस जाओ ऐसा इस तरीके से कहने लगे, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है। तो लाहौर ने इस कमीशन के विरोध कर रहे थे और भारतीय पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी, जिससे लाला लाजपत राय जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु कब हुई थी? एक तरीके से साल 1928 में, उनका विरोध करते हुए। तो उन्हीं के कारण से महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का फैसला लिया। ऑलराइट, तो नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन में औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने तथा उनका सहयोग न करने का आह्वान किया जाता है। तो सविनय अवज्ञा यानी कि कानूनों को तोड़ना, सविनय अर्थात औपनिवेशिक यानी कि ब्रिटिश कानूनों को, और आंदोलन का मतलब है कि एकजुट इकट्ठा होकर उस चीज का विरोध करना। तो यही कहलाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो उसमें हुआ क्या था कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में प्रारंभ करने से पहले लॉर्ड इरविन सरकार के वायसराय थे तो के सामने क्या रखा, तो 11 जो है उन्होंने 11 मांगे रखी।
ठीक है, यानी कि उन्होंने कहा कि हमारी जो है एक तरीके से स्वराज को लेकर के 11 मांगे हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय एरविन को एक खत लिखा। तो इस खत में क्या था, ये 11 मांगे थी। ठीक है, तो उनमें से कुछ मांगे थी नमक कर खत्म करना, स्वराज को खत्म करना, परंतु इरविन ने सारी मांगे अनावश्यक बताया और पूरी तरह से इनको इनकार कर दिया। तो उस बात को लेकर के फिर महात्मा गांधी ने एक और पत्र लिखा और उन्होंने उसमें लिखा कि अगर 11 मार्च 1930 तक उनकी मांगों को एक तरीके से नहीं पूरा किया गया तो वे सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, और इरविन झुकने को तैयार नहीं था और महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो प्रारंभ कर दिया, क्योंकि इरविन जो है एक तरीके से उनकी बात को मानना नहीं चाहता था। तो इस बार महात्मा गांधी ने पहले देश को एकता में बांधना प्रारंभ कर दिया। देश को एकता में बांधने का मतलब क्या था, ताकि एक तरीके से कोई भी पहले जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इकट्ठा ना हो, और सभी को एक तरीके से सभी लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने पहले आंदोलन करने का तरीका समझाना, पढ़ाना और आंदोलन में किस तरीके से जो उनका बिहेवियर होना चाहिए वो सभी चीज़ें जो है बताना शुरू कर दिया और उनको एक तरीके से चेतावनी देनी शुरू कर दी। तो इसके लिए उन्होंने नमक चुना, क्योंकि नमक सभी प्रयोग करते थे, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो, दोनों ही इसके लिए कर अदा करते थे। तो सरकारी कानून के तहत कोई भी प्राइवेट कंपनी नमक नहीं बनाती थी और ना ही वो बना सकती थी। तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले इसी कानून को तोड़ने का फैसला किया। उन्होंने दांडी यात्रा शुरू की। ठीक है, तो उन्होंने दांडी यात्रा जो है एक तरीके से शुरू की। तो साबरमती में गांधी जी ने आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी, और गांधी जी की टोली जो कि 24 दिनों तक हर रोज 10 मील का सफर तय किया करती थी, तो उन्होंने ये यात्रा जो है वो समाप्त की। तो गांधी जी जहां भी रुकते तो हजारों लोग उन्हें सुनने आते, और इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, यानी कि उनके शांतिपूर्वक जो है उनका उल्लंघन करें, उनके कानूनों का उल्लंघन करें, यानी कि अंग्रेजों का कहना ना माने। और 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया, और यह कानून का उल्लंघन था। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने एक तरीके से 78 विश्वोत्तर वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी, और साबरमती में गांधी जी ने एक तरीके से क्या किया, 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक यात्रा गुजरात के कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। ठीक है, तो उस साल नमक को बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में अवैध तरीके से बनाया गया, और धीरे धीरे सभी लोग जो है नमक पर कर देना बंद कर दिए। तो ये चीज़ आपको एक तरीके से मैंने फिर से रिपीट कर दी। तो हुआ क्या, देखिए, जब गांधी जी ने एक तरीके से दांडी यात्रा शुरू की, तो दांडी यात्रा उनकी 240 किलोमीटर के डिस्टेंस की दांडी यात्रा थी। वहां पर जब एक तरीके से दांडी के तट पर एक तरीके से यह यात्रा समाप्त हुई, तो यात्रा समाप्त के कारण हुआ क्या कि गांधी जी ने एक तरीके से पानी को उबाल करके नमक बनाना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, जो नमक पर अंग्रेजों के द्वारा कर लगाया जाता था तो उसका उल्लंघन हो गया, और कई सारे लोगों ने, ठीक है, कई सारे लोगों ने यानी कि कई लाखों की तादाद में लोगों ने एक तरीके से नमक पर कर जो देना है वो बंद कर दिया। तो यह आंदोलन जो है वो धीरे धीरे शक्तिशाली हो गया, और अंग्रेजों ने इससे जुड़े सभी नेताओं को जेल में डालने का एक तरीके से फैसला लिया, और उन्होंने जेल में डालना उनको प्रारंभ कर दिया ताकि इस आंदोलन को रोका जा सके। तो इस आंदोलन को रोकने के लिए अंग्रेजों ने भी कई कदम उठाए। तो अप्रैल साल 1930 में जब महात्मा गांधी ने समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार को गिरफ्तार किया गया, तो गुस्साई भीड़ सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़क पर उतर आए, और बहुत सारे जो लोग हैं वो मारे गए। और महीने भर के बाद जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, तो हुआ क्या कि जो लोगों की भीड़ है वो काफी ज्यादा उमड़ गई, और सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासनों का प्रतीक पुलिस चौकी और नगर पालिका भवन, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले करने शुरू कर दिए, और शांतिपूर्ण सत्याग्रह जुलूस पर हमले किए गए, और औरतों और बच्चों को मारा पीटा गया, और लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और महात्मा गांधी ने
एक बार फिर आंदोलन को वापस ले लिया। तो उस समय भी एक तरीके से जो ये आंदोलन है वो वापस ले लिया गया। ठीक है, तो ये दांडी मार्च का एक चित्र है। ठीक है, जिसमें क्या था, नमक यात्रा के दौरान महात्मा गांधी के साथ उनके 78 सहयोगी भी जो है वो गए थे और रास्ते में हजारों लोग इस यात्रा से जुड़ते चले गए। ठीक है, तो एक चित्र ये भी है जो कि सत्याग्रह पर हमला करती पुलिस है, जो कि साल 1930 का एक चित्र है, जिसमें एक तरीके से 1 लाख लोगों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। और उसी समय जो है महात्मा गांधी ने अपना जो ये आंदोलन है वो वापस ले लिया था। तो महात्मा गांधी ने एक बार फिर जो है आंदोलन वापस लिया और 5 मार्च सन 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिए और इसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। आप लोगों को ये आंसर बताना है कि गांधी इरविन समझौता किसे कहा जाता है। आप लोगों को इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना है। ऑलराइट, तो देखिए इसी के साथ आज का चैप्टर हम यहीं पर खत्म करते हैं। तो कल हम लोग जो है इससे आगे के चैप्टर के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव भी रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी सारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। इसी के साथ हैव ए गुड डे। जय हिंद।